पिछले दिनों आई एक फिल्म कश्मीर फाइल्स ने पूरे देश में बवाल मचा दिया है और अब इस फिल्म पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है और सभी दल इसे अपने अपने फायदे के लिए भुनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में अब पीएम मोदी के बयान पर विपक्ष ने उन्हें घेर लिया है। आखिर क्या कहना है कांग्रेस का, आइए देखते हैं रिपोर्ट। फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं जो विवादों का शिकार हो जाती है और कई बार जानबूझकर कंट्रोवर्सी करवाई जाती है। लेकिन अभी हाल में ही एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिस पर जमकर राजनीति हो रही है और बीजेपी इस फिल्म का खूब फायदा उठाकर इस पर राजनीति कर रही है और वो फिल्म है कश्मीर फाइल्स। लेकिन अब इस फिल्म पर विपक्ष की भी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है और विपक्ष ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय दल की बैठक में फिल्म की जमकर तारीफ की। इसके बाद कांग्रेस ने पलटवार कर पीएम से ही सवाल कर डाले। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार झूठ फैलाकर हमेशा सियासी फायदा तलाशती रही है। इतना ही नहीं, सुरजेवाला ने ट्वीट कर एक साथ 6 पोस्ट किए। क्या देश के पीएम बापू के आदर्शों से लेकर कश्मीरी पंडितों के दर्द तक सब कुछ फिल्मों के जिम में छोड़ देना चाहते हैं? तथ्यों और सच्चाई से मुंह फेरे मोदी सरकार को आखिर कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा? आखिर कब तक केवल झूठ, नफरत, बंटवारे में ही राजनीतिक अवसर तलाशते रहेंगे? आपका पितृ संगठन 1925 में गठन से लेकर 1947 तक देश के स्वतंत्रता आंदोलन और बापू के खिलाफ खड़ा रहा। असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा हो या भारत छोड़ो का देशव्यापी आंदोलन हो, हर बार अंग्रेजों के साथ खड़े रहे। जब देश आजाद हुआ तो पहले दिन से बांटो और राज करो अपना लिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी को आड़े हाथों ले लिया। 11 मार्च को आई ये फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से इन सवालों पर क्या जवाब आता है या बीजेपी इस मुद्दे का और कितना फायदा उठाती है। पंजाब को छोड़ दिया जाए तो यूपी सहित 4 राज्यों में बीजेपी ने जिस तरह जीत हासिल कर सत्ता की चाबी हासिल की है, उसके बाद बीजेपी की जीत पर लगातार बयानबाजी हो रही है। ऐसे में एक बयान आया है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। इस बयान ने विपक्षी दलों में जान फूंक दी है तो वही जीत के घमंड में चूर पीएम मोदी पर तंज कसा है। क्या कहा प्रशांत किशोर ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। सत्ता पर काबिज बीजेपी को 4 राज्यों में मिली जीत ने उसे और मजबूत कर दिया है। साथ ही पीएम मोदी के हौसलों को भी बल मिला है। बीजेपी 4 राज्यों में अपनी कमबैक से काफी कॉन्फिडेंट है और अब 2024 लोकसभा चुनावों में भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। बीजेपी नेताओं के साथ साथ पीएम मोदी को भी लगता है कि उनकी जीत के पहिए पर कोई भी राजनीतिक दल ब्रेक नहीं लगा सकता है। यही वजह है कि यूपी, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पार्टी के इस प्रदर्शन के बाद बीजेपी का ये मानना है कि वो यही प्रदर्शन 2024 वाले लोकसभा चुनाव में भी दोहराने में सफल रहेगी। हालांकि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ऐसा बिल्कुल नहीं मानते हैं। उन्होंने बीजेपी के 5 में से 4 राज्यों में मिली जीत को किसी टूर्नामेंट में लीग मैच जीतने जैसा बताया है। प्रशांत किशोर की माने तो राज्य के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के नतीजे तय नहीं कर सकते। साथ ही पीके ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी भी ये बात किसी और से ज्यादा बेहतर जानते हैं कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के नतीजे तय नहीं कर सकते। 2012 विधानसभा चुनाव के नतीजे इसका उदाहरण हैं। 2012 में यूपी में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी और बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी बनी थी। लेकिन 2014 में क्या हुआ था? पीएम मोदी 2017 और 2019 की बात करते हुए अपनी जीत का ढिंढोरा पीटते हैं। 2002 की बात क्यों नहीं करते जब कांग्रेस अपने अर्श पर थी? बीजेपी ने अभी चुनावी टूर्नामेंट में सिर्फ लीग मैच जीता है, अभी पूरा टूर्नामेंट बाकी है। प्रशांत किशोर ने सपा की हार पर भी अपनी राय दी है। उनकी माने तो सिर्फ 2 से 3 महीने के संघर्ष करके कोई चुनाव नहीं जीता जाता, चाहे आप कितने बड़े नेता क्यों ना हो। उनकी माने तो बीजेपी को मात देने के लिए अखिलेश यादव को अभी और तैयारी करनी होगी। प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद साफ है कि 2024 की लड़ाई पीएम मोदी के लिए आसान नहीं होगी। मुकाबला बराबरी का होगा और विपक्ष को प्रशांत किशोर का भी साथ मिल सकता है। पहली बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर पंजाब में ऐतिहासिक जीत के बाद आज से आपकी नई सरकार का आगाज होगा। आज भगवंत मान मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। खास बात यह है कि मान भगत सिंह के गांव में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दूसरी बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर यूपी सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। आज फिर दिल्ली में बीजेपी की बैठक होगी और मंत्रिमंडल के नामों पर फाइनल मुहर लगेगी। तीसरी बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर उत्तराखंड सीएम को लेकर अब तक फैसला नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार दिन भर चली बैठक के बाद में भी आलाकमान निर्णय नहीं ले पाया है। और चौथी और अंतिम बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का 8वां दिन आज है। सदन में गूंजेगा ओलावृष्टि फसल से नुकसान का मुद्दा।
के बाद आम आदमी पार्टी की नई सरकार का आगाज आज से हो जाएगा। भगवंत मान पंजाब के 25वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। शहीद भगत सिंह के गांव खटकई में भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री समेत बड़ी संख्या में कई हस्तियां भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में गवाह बनेंगी। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे और समारोह को खास बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पूरे पंजाब से 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने का दावा किया गया है। शहीद स्मारक के पीछे 1 लाख लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है, जबकि स्मारक की भूमि पर 6.5 एकड़ क्षेत्र में पंडाल लगाया गया है। और शपथ ग्रहण समारोह से पहले भगवंत मान ने एक वीडियो जारी कर लोगों को आमंत्रित किया, जिसमें करीब 2 लाख लोगों के आने का दावा किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भगवंत मान को कमान आज सौंपी जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह आज है। ज्यादा जानकारी के लिए पंजाब, उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद मंथन का दौर चल रहा है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कड़ा संदेश देते हुए 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा देने को कहा है, तो वहीं अपने ही कांग्रेस को कमजोर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अपनों की बगावत के बीच क्या होगा कांग्रेस का एक्शन प्लान, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 5 राज्यों में हार से पार्टी के अंदर मची अंतर्कलह खुलकर सामने आ चुकी है। पार्टी को अंदर से दीमक की तरह खोखला कर रहे उसके अपनों की बगावत भी खुलकर सामने आ चुकी है। इस अंदरूनी कलह के बीच G23 ग्रुप के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के घर आज एक बैठक होने जा रही है। खबरों की माने तो G23 के नेताओं ने ऐसे कई कांग्रेस के नेताओं को भी इस बैठक के लिए बुलाया है जो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये नेता भी मानते हैं कि पार्टी में बदलाव जरूरी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के अध्यक्षों से इस्तीफा देने को कहा है। कपिल सिब्बल की माने तो गांधी परिवार को कांग्रेस नेतृत्व छोड़ देना चाहिए और किसी दूसरे नेता को ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। इससे सवाल ये उठता है कि क्या वो खुद कांग्रेस की कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं। उनके बगावती सुर तो इस ओर इशारा कर रहे हैं। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली G23 से खुद को अलग कर चुके हैं। इसके अलावा जितिन प्रसाद और योगानंद शास्त्री पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। इधर CWC की बैठक के 2 दिन बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी अपने तेवर कड़े करते हुए उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, गोवा के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडानकर और मणिपुर के प्रदेश अध्यक्ष N लोकेन सिंह से इस्तीफा देने को कहा है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अध्यक्षों ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कपिल सिब्बल के घर होने वाली आज की बैठक में सभी की नजरें लगी हुई हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस के कौन कौन से नेता इस बैठक में हिस्सा लेते हैं। तो वहीं सोनिया गांधी के एक्शन प्लान पर भी सभी की नजरें होंगी, क्योंकि सोनिया गांधी ने प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगकर ये साफ कर दिया है कि अब पार्टी में किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी की डिमांड अब बढ़ती ही जा रही है। जहां एक तरफ पार्टी की नजर गुजरात से लेकर हिमाचल प्रदेश तक है, तो वहीं हरियाणा में भी आपके बढ़ते कदम बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं, क्योंकि केजरीवाल की लोकप्रियता को देख अब बीजेपी के दिग्गज झाड़ू थामने को तैयार है। यहां तक कि अब कांग्रेस के हाथ को भी कमजोर बना रही है। क्या बीजेपी और कांग्रेस से बड़ी पार्टी बनेगी आप? क्या दिल्ली पंजाब के बाद और राज्यों में चलेगी झाड़ू? क्या विरोधियों के अरमानों पर फिरेगा पानी? ये सवाल लगातार सियासत में उठाए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ पंजाब में ऐसी प्रचंड जीत दर्ज की है कि सभी राजनीतिक पार्टियां हैरान रह गई हैं और अब आपके कदम लगातार दूसरे राज्यों में बढ़ते जा रहे हैं। खासकर अब केजरीवाल की नजर बीजेपी के गढ़ गुजरात से लेकर हरियाणा पर है। यहाँ तक कि हरियाणा में पार्टी का दबदबा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा में सत्ताधारी बीजेपी के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पार्टी की ओर से कहा गया है कि गुरुग्राम से बीजेपी के पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल और पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजेंद्र सिंह समेत कई नेताओं ने आपका दामन थाम लिया। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और हरियाणा के पूर्व मंत्री बलबीर सिंह सैनी भी आप में शामिल हो गए। इस मौके पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता और ND गुप्ता और राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता उपस्थित रहे।
ये बढ़ती संख्या झाड़ू को ताकत दे रही है, इसलिए हरियाणा इकाई के प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने ऐलान किया है कि राज्य में शहरी निकाय और पंचायत चुनाव में भी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और कांग्रेस से लेकर बीजेपी को कड़ी चुनौती देगी। अब आपने बीजेपी के किले में सेंधमारी कर ली है, जो कमल को कमजोर बना सकती है। ऐसे में देखना होगा कि अपने वोट बैंक को बचाने के लिए पार्टी क्या करती है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें से 4 राज्य ऐसे थे जहां कांग्रेस को सरकार बनाने का भरोसा था। हालांकि चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को करारा झटका दिया और पार्टी किसी भी राज्य में सत्ता हासिल नहीं कर पाई। अब इस बीच उत्तराखंड में कांग्रेस के हारने का बड़ा कारण भी सामने आ गया है। तो कैसे उत्तराखंड में जीती बाजी हार गई कांग्रेस, देखते हैं ये रिपोर्ट। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में बीजेपी को 48 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस को 22 सीटें मिली हैं। जब से उत्तराखंड बना है तब से इस राज्य का इतिहास रहा है कि 5 साल बाद दूसरा दल सत्ता में आ जाता है। इस बार तो सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ तमाम मुद्दे थे, लेकिन फिर भी बीजेपी सत्ता बचाने में कामयाब हो गई। बीजेपी को नुकसान तो हुआ, लेकिन इतना नहीं कि वो सत्ता से बाहर हो गई। अगर बात की जाए 2017 की, तो उस समय बीजेपी ने 57 सीटों पर तो कांग्रेस को 11 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी की लोकप्रियता कम हुई है और कांग्रेस की बढ़ गई है। बीजेपी नुकसान उठाने के बावजूद सत्ता बचाने में कामयाब हो गई। कांग्रेस में इसी पर मंथन शुरू हो गया है। अब इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान आया है, जिसमें उन्होंने पार्टी की हार का कारण बताया है और उनके बयान से ये साफ है कि राजनीति में किसी मुद्दे को छोटा समझना भारी पड़ सकता है। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में कांग्रेस के साथ हुआ। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि जिस बात पर कांग्रेस ने ध्यान भी नहीं दिया था और हल्के में लिया था, उसी बात के सहारे बीजेपी सत्ता में आ गई। बीजेपी ने उस मुद्दे को खूब भुनाया और राज्य में बहुमत हासिल कर लिया, और वो मुद्दा था कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का बयान, जिसमें उसने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही थी। अब इस बयान का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने उत्तराखंड में ध्रुवीकरण की राजनीति की। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड की अपनी रैलियों में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, जबकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने नहीं कही, ना ही पार्टी के घोषणा पत्र में ये शामिल था। हमने बीजेपी के आरोपों को नजरअंदाज किया, इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। यूपी में इस बार जीत के लिए सपा ने काफी जोर लगाया था। अखिलेश यादव शुरू से जीत की रणनीति पर काम कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने उन इलाकों पर खास ध्यान दिया था जहां पिछली बार बीजेपी मजबूत थी, मगर इस बार कमजोर पड़ रही थी। किसान आंदोलन के कारण पश्चिमी यूपी में बीजेपी का ऐसा ही हाल था। जाट बहुल इस इलाके से अखिलेश ने बहुत उम्मीदें बांध रखी थी। उन्हें लगा था कि रालोद के साथ सपा का गठबंधन यहाँ रंग दिखलाएगा, लेकिन नतीजे बतला रहे हैं कि अखिलेश की हार का एक कारण जाटलैंड भी बना। देखिए रिपोर्ट। यूपी में इस बार चुनाव की शुरुआत से जाटलैंड पर सबकी नजर थी। खासकर किसान आंदोलन के कारण यूपी में बीजेपी के लिए जिस तरह की नाराजगी देखी जा रही थी, उससे पूरी उम्मीद थी कि यहां बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी फिर से चुनाव जीतने में सफल रही। 2017 के चुनाव प्रदर्शन को 2022 में भी बीजेपी ने दोहरा दिया। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में से बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। इस बार जाटलैंड में सीटें तो कम हुई हैं, लेकिन इतनी कम भी नहीं हुई कि बीजेपी हार जाती। इस बार बीजेपी ने 93 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसमें करीब 50 सीटों पर जाट समाज निर्णायक भूमिका में है। आपको बता दें, किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी में बीजेपी के खिलाफ जो माहौल दिख रहा था, उसमें ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को यहाँ सफलता मिलेगी। थोड़ी बहुत सीटें रालोद सपा गठबंधन को मिली भी हैं, लेकिन जिस तरह के क्लीन स्वीप की उम्मीद सपा ने लगाई थी, वो पूरी नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन चुनावों में जाटों ने बीजेपी का साथ दिया है? इस सवाल का जवाब भी यूपी की जातिगत राजनीति जितना ही उलझा हुआ है। देखा जाए तो जाटलैंड में किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु बने मुजफ्फरनगर में बीजेपी को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। यहाँ 6 में से 4 सीटों पर सपा रालोद गठबंधन ने बीजेपी को पटकनी दी है, यानी 50% से अधिक सीट मुजफ्फरनगर इलाके में मिली हैं। वहीं शामली, रामपुर, बरेली जैसे जिलों में भी बीजेपी को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस नुकसान की भरपाई बीजेपी ने मथुरा, आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद जैसे जिलों में पूरी कर ली। आगरा और अलीगढ़ मंडल की कई सारी विधानसभा सीटों पर जाट वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है और बीजेपी ने जाट बहुल्य इन सभी सीटों पर जीत दर्ज की है। आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट से लेकर मथुरा की मांट और छाता, अलीगढ़ की खैर और इगलास जैसी सीटों पर बीजेपी ने कमल खिला दिया है, जबकि साइकिल यह रफ्तार नहीं पकड़ पाई।
आपको बता दें कि 1931 में हुई जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के 6 मंडलों में जाटों की 99% आबादी निवास करती है। सहारनपुर मंडल से शुरू होकर आगरा मंडल तक जाट वोटर्स किसी भी पार्टी को हराने या जिताने के कारण बनते हैं। यूपी की कुल आबादी में जाट 3% हिस्सेदारी रखते हैं और पश्चिमी यूपी में जाट आबादी 17% है। इसलिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी यानी एसपी और आरएलडी ने इन 17% जाट और 27% मुस्लिम वोटों के सहारे जीत हासिल करने की रणनीति बनाई थी। इस रणनीति में कोई कमी नहीं थी और अगर जाट पूरी तरह से सपा रालोद का साथ देते तो फिर बीजेपी को विपक्ष में बैठना ही पड़ता। मगर यहाँ बीजेपी ने अपने सत्तारूढ़ होने का फायदा उठाया। मुफ्त राशन, किसान सम्मान निधि और मुफ्त सिलेंडर जैसे वादे करना बीजेपी के लिए आसान था, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह उसकी सत्ता है। इन मुफ्त वाली घोषणाओं में गरीब वोटर्स को फौरी राहत मिलती दिखी। वैसे भी लंबे लॉकडाउन और किसान आंदोलन के कारण किसानों और गरीबों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें अपने खाने के खर्च में कटौती करनी पड़ी। ऐसे में 5 किलो अनाज या कुछ हजार रुपए खाते में पहुंचाकर बीजेपी ने इन वोटों को अपने खाते में डाल लिया। अखिलेश यादव के लिए कहा जा सकता है कि उनकी तैयारी पूरी थी, लेकिन परीक्षा के वक्त कलम धोखा दे गई। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरे देश में फैल चुका है। यूपी चुनाव खत्म होते ही अलीगढ़ में हिजाब विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। अलीगढ़ के राजकीय ITI के छात्र हिजाब के विरोध में भगवा शॉल डालकर कॉलेज में आ पहुंचे और हिजाब के विरोध में नारे लगाने लगे। देखिए ये रिपोर्ट। हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरे देश में फैलता जा रहा है। यूपी विधानसभा का चुनाव खत्म होते ही हिजाब विवाद की आग पूरे यूपी में फैलती जा रही है। यूपी चुनाव के दौरान जिस तरह बीजेपी ने 80 बनाम 20 का नारा देकर चुनाव में जीत हासिल की थी, उसका असर अब चुनाव के बाद प्रदेश में देखने को मिल रहा है। एक तरफ विपक्ष लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगाता आ रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, अल्पसंख्यक का हक उनसे छीना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आरएसएस की एक रिपोर्ट में भी 80 बनाम 20 के फार्मूले पर जोर देते हुए कहा गया है कि अल्पसंख्यक अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कर्नाटक हिजाब विवाद और केरल में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की हत्या का जिक्र करते हुए हिंदू समाज को खतरे में बताया गया और ये अपील की गई थी कि इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। उसी का नमूना अब यूपी में भी देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ के राजकीय ITI कॉलेज में कुछ छात्र हिजाब के विरोध में भगवा शॉल डालकर कैंपस में पहुंचे, जिसके बाद शिक्षकों ने उन्हें रोक दिया। रोके जाने पर छात्र कैंपस के अंदर जय श्री राम की नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद छात्रों और शिक्षकों के बीच जमकर विवाद भी हुआ। भगवा शॉल ओढ़े छात्रों का कहना है कि छात्राएं हिजाब पहनकर कैंपस में आ रही हैं, इसलिए वो भी भगवा शॉल लेकर आएंगे। हंगामा कर रहे छात्रों को शिक्षकों ने किसी तरह शांत कराया और ड्रेस कोड में ही कैंपस में आने के निर्देश दिए। आश्वासन दिया कि कोई भी धार्मिक वेशभूषा में कॉलेज नहीं आएगा। हंगामा बढ़ने के बाद बीजेपी के पदाधिकारी भी कॉलेज पहुंचे और उन्होंने शिक्षकों से बातचीत की। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि कैंपस में ना हिजाब और ना ही भगवा शॉल की छूट दी जाए। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। आपको बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो में कुछ युवक गले में भगवा शॉल डालकर हिजाब जलाने की कोशिश कर रहे थे। इस वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा था कि ये लोग यूपी के स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनकर आने के विरोध में हिजाब जलाने की कोशिश कर रहे थे और वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा भी लगा रहे थे। DB लाइव इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये सच है तो प्रशासन को सतर्क होने की जरूरत है। कर्नाटक में जनवरी में शुरू हुआ हिजाब विवाद धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। मामले में कोर्ट में याचिका भी दायर की गई, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सिंगल बेंच से 3 जजों वाली बेंच पर ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बाद कई दिनों तक सुनवाई चली और फिर कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया। अब लंबे इंतजार के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तो क्या रहा हाईकोर्ट का फैसला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जनवरी में बीजेपी शासित कर्नाटक में शुरू हुए हिजाब विवाद पर आखिरकार आज फैसला आ ही गया। छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई चली और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद आज हाईकोर्ट की 3 जजों वाली बेंच ने मामले में अपना फैसला सुना दिया है, जिसने उन छात्राओं को झटका दिया है जिन्होंने याचिका दायर की थी। दरअसल हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका
याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है। कोर्ट ने माना कि सरकार के पास 5 फरवरी का शासनादेश जारी करने का अधिकार है, इसे अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कुछ तथ्य नहीं पेश कर पाए कि सरकार ने फैसला मनमाने ढंग से लागू किया। आपको बता दें कि ये फैसला उडुपी के एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था, जब 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी। कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वो फिर भी पहनकर आ गई थी। इसके बाद लड़कियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज किया था, जिसके बाद ये मामला आग की तरह फैल गया और स्कूलों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन किए गए। यहाँ तक कि मामला सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। विपक्ष ने भी याचिकाकर्ताओं के हक में अपनी आवाज उठाई और सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल देने की अपील की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट का फैसला आने का इंतजार किया जाए और अब कोर्ट का फैसला आ चुका है और वो छात्राओं के हक में नहीं आया है। ऐसे में ये देखना होगा कि याचिकाकर्ता क्या अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यूपी में 30 साल से सत्ता से दूर रही कांग्रेस के लिए इस बार का चुनाव भी अच्छी खबर लेकर नहीं आया। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन पिछली बार से भी कम सीटें कांग्रेस जीत पाई। केवल 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस की इस हार के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगी। इस सवाल का जवाब तो तुरंत नहीं मिल सकता, लेकिन प्रियंका गांधी ने सारी आलोचनाओं के बीच अब अपना ध्यान 2024 के आम चुनावों पर लगा दिया है। प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा भी अपने स्तर पर की है और इसके साथ ही अब वो 2 साल बाद होने वाले आम चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। किस तरह कांग्रेस को मजबूती देंगी प्रियंका, आइए देखते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी ने संभाली थी। उन्होंने पूरे राज्य का सघन दौरा किया था और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा था। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस नारे के साथ प्रियंका गांधी ने यूपी का चुनाव महिला केंद्रित कर दिया था। जहां एक ओर सत्तारूढ़ भाजपा धर्म और जाति की राजनीति कर रही थी और सपा छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव में उतरी थी, वहीं प्रियंका गांधी ने अपना सारा जोर महिलाओं के सशक्तिकरण, रोजगार, महंगाई और पीड़ितों के लिए न्याय पर लगाया था। सोनभद्र, उन्नाव, हाथरस, लखीमपुर खीरी ऐसी तमाम जगहों पर जहां भी किसी के साथ अत्याचार हुआ, प्रियंका गांधी फौरन वहां पहुंची और पीड़ितों के साथ खड़ी दिखाई दी। उन्होंने पैदल, नाव से, ट्रेन से या कार से हर तरह से जगह जगह का दौरा किया। उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ती थी। कई जगह महिलाओं ने खुद बढ़कर उनके साथ फोटो खिंचवाई, उन्हें हाथ से खाना खिलाया। प्रियंका गांधी के इन दौरों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी भारी जोश भर गया था। पिछले 30 सालों से सत्ता से दूर बैठी कांग्रेस का जनाधार यूपी में काफी कमजोर हो चुका है और इस वक्त यूपी में ऐसा कोई नेता भी नहीं है जिसके नाम पर कांग्रेस वोट मांग सकती थी। बहुत से बड़े नेताओं ने दूसरे दलों का हाथ भी थाम लिया था। ऐसे में प्रियंका के लिए चुनाव लड़ना काफी कठिन था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कांग्रेस से लोगों को जोड़ने का काम करती रही। इस मेहनत के बावजूद कांग्रेस की सीटें कम हो गयी, मगर प्रियंका गांधी इस हार से निराश नहीं है, बल्कि अब वो अगले चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इस रविवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें चुनाव में मिली हार पर समीक्षा की गई थी। इस बैठक में प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में मिली हार की वजह का आकलन तो किया, लेकिन खबर ये भी है कि इससे पहले प्रियंका यूपी में कांग्रेस के प्रदर्शन पर कई घंटों की बैठक कर चुकी थी। इस बैठक में प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में मिली हार की वजह का आकलन तो कर दिया, लेकिन खबर ये है कि इससे पहले भी प्रियंका यूपी में कांग्रेस के प्रदर्शन पर कई घंटों की बैठक यूपी कांग्रेस के लोगों के साथ कर चुकी थी। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार किया है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश कांग्रेस में बड़े पैमाने पर फेरबदल कर सकती हैं और जल्द ही उत्तर प्रदेश का दौरा भी कर सकती हैं। आम चुनाव 2024 की तैयारियों में अब कांग्रेस की महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली मुहिम तो चलेगी ही, इसके साथ ही दलित, ब्राह्मण, युवा वर्ग और मुस्लिमों पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। यानी कांग्रेस में नई जान फूंकने की रणनीति प्रियंका ने बना ली है। इसका असर क्या होगा, ये देखने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। 5 राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी ने 4 राज्यों में बम्पर जीत हासिल की। कहीं पर सीटें बढ़ी तो कहीं पर कम भी हो गई। हालांकि ये जीत कैसे मिली, इस पर तो लोगों के मन में कई शंकाएं हैं और विपक्ष बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगा रहा है। लेकिन इस बम्पर जीत के बावजूद बीजेपी के कई कद्दावर नेता इस विजय रथ पर सवार नहीं हो पाए। खासकर केशव प्रसाद मौर्य और पुष्कर सिंह धामी की हार
बीजेपी के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कैसे हार गए ये नेता। विधानसभा चुनावों के नतीजे तो बीजेपी के हक में आए, लेकिन कई सीटों पर बीजेपी को करारे झटके भी लगे, जिनमें से कुछ सीटें तो हॉट सीट भी थीं, जैसे उत्तर प्रदेश की सिराथू और उत्तराखंड की खटीमा सीट। ऐसा इसलिए क्योंकि सिराथू सीट से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में थे। इतना ही नहीं, इन दोनों सीटों को बीजेपी की मजबूत सीट भी माना जाता है, लेकिन नतीजे इसके उलट आए और दोनों ही नेताओं को विपक्ष के हाथों कड़ी शिकस्त मिली। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने, तो वहीं उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने हरा दिया। हालांकि ये बीजेपी के लिए बड़े झटके हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को तो चुनाव से कुछ समय पहले ही सीएम बनाया गया था और कहीं ना कहीं वो ही उत्तराखंड में बीजेपी के सीएम फेस के उम्मीदवार भी थे। ऐसे में ये हार पचा पाना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन कई ऐसी सीटें जीतने वाली बीजेपी, जहां पर उसके आने की दूर दराज तक उम्मीद भी नहीं थी, वो अपनी हॉट सीट नहीं बचा पाई। ऐसे में ये हार कई सवाल पैदा करती है। ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि धामी के खिलाफ अपनों ने ही साजिश रची और भाजपा के साथ पार्टी के ही लोगों ने भीतर घात किया है। ये भी माना जा रहा है कि भाजपा के कदावर नेताओं ने भी धामी के खिलाफ काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका एक कारण आला कमान का सीएम के लिए धामी को चुनना भी हो सकता है, क्योंकि पार्टी में कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं जिन्हें छोड़कर धामी को सीएम बनाया गया, जिससे पार्टी में अंदर खाने विवाद शुरू हो गया था। वहीं अगर बात करें सिराथू सीट से उम्मीदवार केशव प्रसाद मौर्य की, तो इनकी हार के पीछे भी बीजेपी के अंदर चल रही कलह को ही कारण माना जा रहा है। अटकलें हैं कि केशव प्रसाद मौर्य सीएम पद चाहते थे, लेकिन यूपी में सीएम फेस का ऐलान पहले ही हो चुका था और योगी के चेहरे पर ही यूपी में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। ऐसे में योगी के अलावा कोई और सीएम बने, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी साफ है कि बीजेपी के दो बड़े चेहरे अपनों की ही साजिश का शिकार हो गए। 9 मार्च को गलती से पाकिस्तान में गिरी मिसाइल मामले पर भारत अपनी काफी फजीहत करा चुका है। चौतरफा घिरता देख रक्षा मंत्री को संसद में सफाई देनी पड़ी है, तो वहीं चीन लगातार पाक को उकसाने का काम कर रहा है। इस पूरे मामले की गूंज अमेरिका तक सुनाई दे रही है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्या कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत और पाक के रिश्ते पहले ही काफी नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में एक गलती दोनों देशों पर भारी पड़ सकती है और ऐसी ही एक गलती कर बैठा है भारत, जब 9 मार्च को भारत की एक मिसाइल पाक इलाके में जा गिरी। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इस मामले पर समझदारी का परिचय दिया है। वहीं मामले के तूल पकड़ने पर आज राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सफाई देनी पड़ी है। मैं इस गरिमामयी सदन को 9 मार्च 2022 को हुई एक घटना से अवगत कराना चाहता हूँ। ये घटना इंस्पेक्शन के दौरान अनजाने में हुई एक मिसाइल के छोड़े जाने से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और जांच के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल लॉन्च हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि ये मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जा गिरी। ये घटना खेदजनक है, परंतु ये राहत की बात है कि इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि पाकिस्तान इस मामले पर द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता है। खबरों की माने तो चीन भी पाकिस्तान को उकसाने का काम कर रहा है। भारत ने इस घटना की जांच के लिए टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है। शनिवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ने भी इस मामले पर चर्चा की और सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। पाकिस्तान की हमेशा मदद करने वाले और भारत के खिलाफ उकसाने वाले चीन ने भी भारत और पाकिस्तान को मिलकर बात करने पर जोर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान और भारत को दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने की अपील की है। वैसे भारत ने इसे रूटीन मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से हुई गलती माना है। अमेरिका ने भी भारत के पक्ष में बयान देकर इस मामले को शांत करने की कोशिश की है। अमेरिका ने भी इसे अनजाने में हुई घटना करार दिया है। किसी भी देश के एयर स्पेस में मिसाइल आने को हमला ही माना जाता है। ऐसे में रक्षा नियम और कानून तो यही कहते हैं कि मिसाइल आने की सूरत में आप भी जवाबी हमला करें। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से ऐसा ना करना समझदारी के साथ साथ एक सुलझा हुआ फैसला है। यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद सभी पार्टियां समीक्षा में जुट गई हैं। राजनीतिक दलों की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हार की जिम्मेदारी दूसरे के सिर फोड़ने की कोशिश हो रही है। विधानसभा चुनावों में बीएसपी चीफ मायावती की सक्रियता बेहद सीमित दिखाई दी, जिसका नुकसान बीएसपी को हुआ भी। पार्टी की सीट और वोट दोनों ही घट गए। ऐसे में मायावती ने अब बड़ा फैसला लिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान बसपा सुप्रीमो ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आई, जिसके चलते विरोधी दलों ने भी उन्हें घेरा, यहाँ तक कि बीजेपी की बी टीम होने का आरोप भी लगाया और चुनावों के नतीजे आने के बाद विरोधियों की आशंका सच होती भी दिखी। सपा के हारने के पीछे कहीं न कहीं बीएसपी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। खास तौर पर चुनावों में जिस तरह से बीएसपी की ओर से टिकटों का बंटवारा किया गया, बीएसपी उम्मीदवारों के चलते सपा को 50 से ज्यादा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। नतीजे आने के बाद से जहां एक तरफ सभी दल शांत दिख रहे हैं, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बनी हुई हैं। बीएसपी चीफ ने लोकसभा में पार्टी के नेता के पद से रितेश पांडे को हटाकर उनकी जगह गिरीश चंद्र जाटव को कमान सौंप दी है। मायावती के इस फैसले को यूपी चुनाव में पार्टी की हार और अगले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति में बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बदलाव के साथ बसपा सुप्रीमो का ब्राह्मण प्रेम भी खत्म होता दिख रहा है। इससे पहले मायावती ने अपनी हार का ठीकरा मुस्लिम वोटरों पर फोड़ा था, जिसके बाद वो सभी के निशाने पर आ गई हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे चुनावों में ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की। ऐसे में उनकी हार के जिम्मेदार मुस्लिम कैसे हो सकते हैं। काशीराम जयंती के मौके पर मायावती ने कहा कि मौजूदा चमचा युग में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मिशन पर डटे रहना बहुत बड़ी बात है। बसपा अपने आंदोलन के दम पर इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में सपा की हार को आसानी से नहीं भुलाया जा सकेगा, क्योंकि प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की लहर थी, फिर भी बीजेपी जीत गई। बीजेपी की ये जीत सवालों के घेरे में है। कई सीटों पर उसकी जीत से हैरानी हुई। ऐसी ही एक सीट है सहारनपुर जिले की नकुड़ विधानसभा, जहां महज 315 वोटों से 4 बार के विधायक रहे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी इस बार हार गए। क्या धर्म सिंह सैनी को किसी साजिश के तहत हराया गया? देखते हैं ये रिपोर्ट। धर्म सिंह सैनी राजनीति में आने से पहले पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा तब से लगातार जीत का स्वाद चख रहे हैं। वो चाहे किसी भी पार्टी में रहे हों, लेकिन चुनाव में जीत अपने नाम ही की है। सहारनपुर की सियासत में धर्म सिंह सैनी का झंडा बुलंद है, लेकिन इस बार धर्म सिंह सैनी को बीजेपी के मुकेश चौधरी ने 315 वोटों से मात दे दी है। नकुड़ से बीजेपी की ये जीत अब सवालों के घेरे में है। सपा प्रत्याशी धर्म सिंह सैनी को 1,03,799 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी मुकेश चौधरी को 1,04,114 वोट मिले हैं। नकुड़ विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल्य सीट मानी जाती है और यहां पर ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी उम्मीदवार खड़ा किया था। धर्म सिंह सैनी की हार का सबसे बड़ा कारण AIMIM उम्मीदवार रिजवाना बनी है। रिजवाना को 3,591 वोट मिले हैं, जबकि धर्म सिंह सैनी की हार महज 315 वोटों से हुई है। माना यह भी जा रहा है कि रिजवाना ने मुस्लिम वोट काटे हैं, जिस वजह से धर्म सिंह सैनी चुनाव हार गई। अगर रिजवाना चुनाव न लड़ी होती तो उनके ज्यादातर वोट धर्म सिंह सैनी को मिलते और वो जीत जाते। 13 जनवरी 2022 को धर्म सिंह सैनी ने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर सपा ज्वाइन कर ली थी। धर्म सिंह सैनी के इस कदम से बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। किसान आंदोलन से वेस्टर्न यूपी में बीजेपी पहले ही बैकफुट पर थी। धर्म सिंह के जाने से पश्चिमी यूपी में बीजेपी कमजोर हुई थी। यूपी चुनावों में जब ओवैसी की एंट्री हुई थी, तभी ये तय हो गया था कि ओवैसी सपा का खेल बिगाड़ने और बीजेपी को मजबूत करने के इरादे से यूपी में चुनावी ताल ठोक रहे हैं। नतीजे भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। यूपी की कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशियों ने बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने में बड़ी भूमिका अदा की है। सहारनपुर की नकुड़ सीट भी उनमें से एक है। योगी सरकार ने ओवैसी के कंधे पर बंदूक रखकर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का शिकार किया है और धर्म सिंह का 20 साल मजबूत किला। यूपी की जनता ने एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी को बिठाया है। चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत और सपा की हार ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जब प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी थी तो बीजेपी कैसे जीत गई? अब हर विश्लेषक इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। ऐसे में ओपी राजभर के बयान ने यूपी नतीजों पर शक और बढ़ा दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस बार यूपी विधानसभा चुनाव छोटे दलों के साथ गठबंधन करके लड़ा था, जिसमें सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी शामिल थी। इस दल के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पूर्वांचल में बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठजोड़ तैयार किया था। सपा और सुभाषपा के गठबंधन और बाकी छोटे दलों के साथ यूपी में खास रणनीति से आगे बढ़ रहे अखिलेश के हर दांव से बीजेपी खुद को बैकफुट पर महसूस कर रही थी। बीजेपी को सुभाषपा का सपा के साथ जाना रास नहीं आ रहा था, तो वहीं बीजेपी ने बड़ी साजिश रची। इस साजिश में यूपी की 122 सीटों को टारगेट किया गया, जहां बीजेपी ने बीएसपी के साथ मेल किया और यूपी में सपा के साथ खेल कर दिया। ये दावा किया है सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने। ओपी राजभर ने यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी और कांग्रेस को लेकर बड़ा खुलासा किया है। ओपी राजभर ने दावा किया कि पूर्वांचल की 122 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी कार्यालय में बीएसपी उम्मीदवारों के नाम पर फैसला किया गया,
जिसके बाद बीएसपी कार्यालय से उन लोगों को चुनाव चिन्ह दिए गए जो लिस्ट में बीजेपी ने तय किए थे। राजभर ने दावे के साथ कहा कि मैं इसके लिए सबूत दे सकता हूं। ओपी राजभर ने कहा कि बीएसपी और बीजेपी के मेल से उत्तर प्रदेश में बड़ा खेल हुआ है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की हार को लेकर ओपी राजभर ने कहा, हमने विधानसभा युद्ध समीक्षा करने का फैसला किया है। समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर जो हमारी कमियां सामने आती हैं, हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। सुभाषपा ने यूपी की 18 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। 18 में से उन्हें 6 सीटों पर जीत मिली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 403 में से 273 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया है, जबकि अखिलेश के नेतृत्व वाला समाजवादी गठबंधन 125 सीटें जीत सका। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी ने यूपी में एक बार फिर बहुमत के साथ सत्ता में दोबारा वापसी की है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ईवीएम पर सवाल उठाया है। अखिलेश के सवाल से बीजेपी एक बार फिर शक के घेरे में आ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा में राजनीतिक दल जुटे हैं। चुनाव परिणाम सपा गठबंधन की उम्मीद के अनुरूप नहीं आए। बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर सत्ता की कुर्सी पर जा बैठी। चुनाव परिणामों को लेकर विपक्षी दल लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी दावा किया है कि उन्हें हराने के लिए साजिश रची गई। इसके लिए प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। अखिलेश ने ट्वीट किया, पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को मिले 51.5% वोट व उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयान कर रही है। पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। सत्ताधारी याद रखें, छल से बल नहीं मिलता। अखिलेश के इस बयान से तो ये साफ हो गया है कि पूरे चुनाव में धांधली जरूर हुई है। अखिलेश के साथ साथ विपक्ष के कई और नेताओं का यही कहना है। इससे पहले भी अखिलेश ने एक ऑडियो के बारे में ट्वीट किया था, जिसमें ये साफ सुनाई दे रहा था कि बीजेपी ने कैसे ईवीएम बदल डाले, लेकिन इस पर चुनाव आयोग की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है और न ही विपक्ष के सवालों का कोई जवाब दिया जा रहा है। लेकिन अगर बीजेपी की ओर से ईवीएम में धांधली कर सपा को हराया गया है तो आने वाले चुनावों परिणाम भी पहले से ही तय माने जा सकते हैं। एक तरफ जहां देश में बेरोजगारी दर बढ़ती ही जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पीएम का यूट्यूब चैनल पीएमओ न जाने कितनी ही कमाई कर रहा है। पीएमओ के यूट्यूब चैनल की कमाई पर कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम ने सवाल उठाया, लेकिन उनके सवालों को दबाने की कोशिश की गई। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल पीएमओ ने 1 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है। ये दुनिया के प्रमुख राजनेताओं में सबसे ज्यादा है। वहीं पीएम के यूट्यूब चैनल की कमाई को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं और सवाल उठाया है कांग्रेस ने। कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम ने दावा किया कि उन्हें संसद में प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनल से जुड़ा सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी गई। संसद में उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, जिसके बाद कांग्रेस सांसद ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री के यूट्यूब चैनल के बारे में मेरे प्रश्न को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि ये प्राथमिक रूप से भारत सरकार की चिंता नहीं है। ये चौंकाने वाली बात है कि देश के प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक चैनल को लेकर सरकार चिंता नहीं करती है। संसद में चिदंबरम ने पीएम के यूट्यूब चैनल पीएमओ पर सवाल उठाए थे। उनका सवाल था कि क्या पीएमओ चैनल पर कंटेंट को मोनेटाइज किया गया था, क्या इससे किसी तरह का राजस्व मिला था, क्या चैनल पर विज्ञापनों को चलाने की अनुमति दी गई थी, क्या इनकी स्क्रीनिंग की जा रही थी। उन्होंने केंद्र सरकार से इस बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन संसद में इन सारे सवालों को दबाने की कोशिश की गई। यूट्यूब चैनल के साथ साथ बीजेपी की ओर से लगाए गए नमो ऐप पर भी सवाल उठने लगे हैं। नमो ऐप के जरिए जितने भी फंड अभियान चलाए जा रहे हैं, उस पर कार्तिक चिदंबरम ने सवाल उठाया है। चिदंबरम का कहना है कि बीजेपी सरकारी योजनाओं के नाम पर फंड कैसे मांग सकती है, यह अवैध है और इसका पैसा कहां जाता है। पार्टी इसका आंकड़ा पेश क्यों नहीं करती है। जाहिर सी बात है, चैनल और ऐप के माध्यम से कमाई भी हो रही होगी। पैसे कहां और कैसे खर्च किए जा रहे हैं, सरकार के पास इसका जवाब क्यों नहीं है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स इस वक्त एक बड़ा मुद्दा बन गई है, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से हुए पलायन पर आधारित है। फिल्म पर सोशल मीडिया से शुरू हुआ विवाद अब आग की तरह पूरे देश में फैल रहा है और इस आग को हवा दे रही है मोदी सरकार। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर बनी मूवी द कश्मीर फाइल्स रिलीज के बाद से ही काफी चर्चा में है। देश के 6 राज्य फिल्म को टैक्स फ्री कर चुके हैं।
वहीं इस फिल्म को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। फिल्म के बहाने बीजेपी कांग्रेस को निशाना बना रही है। हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री मोदी ने एक फिल्म का प्रमोशन तक कर डाला, जबकि एक संवेदनशील मुद्दे पर बनी किसी फिल्म पर टिप्पणी हमेशा सधी हुई होनी चाहिए, नहीं तो ये देश में पनप रहे विभाजन को और बढ़ा सकती है। उसके बावजूद पीएम मोदी के बयान पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ये हाल सिर्फ पीएम मोदी का नहीं बल्कि बीजेपी के सभी नेता फिल्म का जबरदस्त प्रमोशन कर रहे हैं। बीजेपी नेता उन जख्मों को फिर से हरा कर रहे हैं जिन्हें वक्त ने भर दिया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया है उस सच्चाई को सालों तक दबाने की कोशिश की गई है। पीएम ने कहा कि कुछ लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। आपने देखा होगा इमरजेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बन पाया। जब हमने भारत विभाजन के दिन 14 अगस्त को हॉरर डे के रूप में याद करने का तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उससे कुछ सीखने को भी मिलता है। क्या भारत विभाजन पर कोई ऑथेंटिक फिल्म बनी? अपने इस बयान से पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो वहीं संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी जम्मू कश्मीर पर बजट के दौरान हुई चर्चा पर फिल्म कश्मीर फाइल्स का जिक्र छोड़ दिया। फिल्म के बहाने संसद में निर्मला सीतारमण के निशाने पर भी कांग्रेस थी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स बीजेपी के लिए इस वक्त बड़ा मुद्दा है, जिस पर वो जमकर बैटिंग कर रही है और कांग्रेस को घेर रही है। 5 राज्यों में घोषित हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों से बीजेपी गदगद है। खासकर यूपी में मिली प्रचंड जीत ने बीजेपी के हौसलों को बुलंद कर दिया है। लेकिन ये जीत बिहार में उसकी परेशानी बढ़ा रही है, क्योंकि जेडीयू ने अब तल्ख तेवर अख्तियार कर लिए हैं। आज तो पार्टी के प्रवक्ता ने ऐसा बयान दिया है जिससे एनडीए में बड़ी दरार के संकेत मिल रहे हैं। तो क्यों बड़ी दोनों दलों में तकरार? देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में लंबे वक्त से जेडीयू और बीजेपी में रार चली आ रही है। हालांकि दोनों दलों की ओर से कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब से 5 राज्यों के नतीजे घोषित हुए हैं, गठबंधन में ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा है। जेडीयू ने भी अब बीजेपी को आंख दिखानी शुरू कर दी है। दरअसल बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को जमकर फटकार लगाई। सीएम नीतीश ने अपनी ही सहयोगी पार्टी बीजेपी के कोटे से स्पीकर विजय कुमार सिन्हा पर गैर संवैधानिक तरीके से सदन चलाने का आरोप भी मढ़ दिया। नीतीश की ओर से विधानसभा में दिखाए गए तेवर के बाद अब उनकी पार्टी जेडीयू भी खुलकर बीजेपी के खिलाफ मैदान में आती दिख रही है। जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने भी ट्वीट कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। अजय आलोक ने इशारों में बीजेपी को नसीहत दी है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में मिली भारी जीत के बाद पार्टी जिस तरीके से अति आत्मविश्वास में है वो ठीक नहीं। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि छड़ी को उतना ही मोड़ना चाहिए जब तक वो टूटे ना, क्योंकि टूट गई तो कहानी खत्म और मोड़ने के चक्कर में हाथ से फिसल गई तो खुद को बहुत जोर से चोट लगती है। जेडीयू प्रवक्ता इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने एक और ट्वीट कर ये कहा कि शत्रुओं को मौका मत दें। आत्मविश्वास अच्छी चीज है, लेकिन अति आत्मविश्वास विनाश का परिचायक है। एक के बाद एक आए अजय आलोक के इन ट्वीट को बीजेपी के लिए साफ संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो ये गठबंधन अधिक दिनों तक नहीं चल पाएगा। अगर वाकई ऐसा हुआ तो बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना